नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास हम लोग कर रहे थे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 100 क्वेश्चंस तक देख लिए थे, उसी के आगे चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका ईमेल, इंटरनेट, www का परिचय, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसकी परीक्षाएँ संभवतः आयोग के द्वारा दिसंबर से निर्धारित की गई हैं, लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में। तो अगर आप बीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी आपको मिल जाएँगे। और यदि इसमें पंचायती राज से संबंधित अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें पंचायती राज के जो 65 अंक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे ये, जिसमें 45 अंक पंचायतों से संबंधित और 20 अंक योजनाओं से संबंधित आएँगे। तो इसका कंप्लीट बैच अभी शुरू हुआ है। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट और पंचायती राज से संबंधित, हाँ, 65 अंकों का बैच। ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 101 में आ जाओ। कह रहा है ईमेल पता। ये एक आपको ईमेल पता दिया गया है। ईमेल पता में इंडिया ये क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात समझो। जब भी कभी आपको ईमेल पता देगा या ईमेल आपको दिया होगा, तो एक सिंबल है @ इसके जो कुछ भी इधर लिखा होता है यानी कि बाएं, वो होता है आपका आपका उपयोगकर्ता नाम। ठीक है? उपयोगकर्ता नाम या फिर हम कहें यूजर नेम। अच्छा, जो कुछ भी आपको इधर लिखा हुआ मिलेगा, वो होता है आपका आपका ईमेल डोमेन। ईमेल डोमेन, ठीक है? तो @ के बाईं तरफ यूजर नेम और दाईं तरफ है ईमेल डोमेन। यानी ईमेल डोमेन ईमेल पते का एक ऐसा भाग होता है जो चिन्ह के बाद आता है। वापस आओ जरा। इसमें आपसे पूछा था इंडिया, यानी कि ये हो जाएगा आपका यूजर नेम। 101 का सही हो जाएगा पहला वाला। ठीक है? नेक्स्ट देखो 102। ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करो। लेबल क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए मुझे। ईमेल में ईमेल में लेबल ये क्या है? आपसे अगर मैं ये पूछूं, तो आप बताओगे ईमेल में लेबल वास्तव में यह एक टैग होता है। टैग होता है, करता क्या है? जिसे आप जिसे आप प्राप्त या फिर भेजे जाने वाले भेजे जाने वाले भेजे जाने वाले हर ईमेल में जोड़ सकते हैं। हर ईमेल में जोड़ा जा सकता है। ठीक है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये उनको वर्गीकृत करता है, या हम कहें कि इन लेबल का प्रयोग करके इन लेबल का प्रयोग करके करके आपके जो इनबॉक्स है, जहां आपके मैसेजेस पड़े होते हैं, इनबॉक्स को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? आप अपने जब इनबॉक्स को व्यवस्थित करते हो, इसका मतलब क्या है? एक तरह की ईमेल आप एक तरफ रखते हो, एक तरह के एक तरफ रखते हो। तो इसका सीधा-सा आशय हो गया कि आप ईमेल का या ईमेल को आसानी से वर्गीकृत कर रहे हो। बोलो भाई। तो ईमेल को आसानी से वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आप बताओगे यही है लेबल। ठीक है? अर्थात एक संदेश या मेल पर एक से अधिक आप लेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मेल है, इस पर ये कोई संदेश है, इस पर एक से अधिक इसमें लेबल लगाए जा सकते हैं। लगाए जा सकते हैं। ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर पढ़ो। ईमेल में लेबल के बारे में सही कथन पहचानो। अब आप पढ़ो इनको। सही पहचानना है। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करता है, ये गलत हो गया।
लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं। मिलान तो करते ही हैं। ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट में आओ। आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल नहीं लगा सकते हो, ये भी गलत है। एक से अधिक लेबल आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेबल को ईमेल लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेवल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हो, चूंकि ये उनको वर्गीकृत करता है। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 103 वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व अपेक्षाएं हैं? वेबसाइट प्रकाशन के लिए वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सही है। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ये भी सही है। वेब सर्वर, ये सारे के सारे, ठीक है। उपर्युक्त सभी, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? अब आप बताओ मुझे, एज क्या वेब ब्राउजर नहीं है? उबंटू क्या वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है और एज ये भी वेब ब्राउजर है, लेकिन ये वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि भाई फिर ये है क्या उबंटू? आप बताओगे। इसमें दो तीन पॉइंट्स ही आप याद रखो, पूछे जाते हैं उबंटू से, ठीक है। आप बताओगे ये क्या है, तो आप बताओगे यह कैनोनिकल कैनोनिकल लिमिटेड। इसका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आ, ठीक, इसका नाम याद रखोगे। यह कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, यह एक पूर्ण लिनक्स पूर्ण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां से ये बात बिल्कुल कंठस्थ कर लो। इसका विकास किसने किया था, हम या कहें इसको प्रायोजित किसने किया था? तो आप बताओगे कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही है उबंटू। तो ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी सारे वेब ब्राउजर। नेक्स्ट देखो, 105 इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब मैंने आपको सर्च इंजन बताए थे कई सारे, ठीक। अब उनमें से कौन सा कह रहा है सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन ये ओपेरा भी नहीं है और ये क्रोम भी नहीं है। डकगो और बिंग ये दोनों ही सर्च इंजन है। तो यहाँ पर बी और सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओपेरा और क्रोम। अच्छा, ये लिखा है डकडको और ये लिखा है बिंग, इन दोनों को समझो। डक 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 को क्या है ये? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं क्या है, तो आप कहोगे यह एक सर्च इंजन है, ठीक है। डक डक को। अच्छा, सर्च इंजन की जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता है, उसको बनाए रखने के लिए इसका विकास किया गया था। उपयोगकर्ता की गोपनीयता को। वास्तव में जो डकडकगो है, डकडकगो सर्च इंजन, ये सबसे ज्यादा जानी जाने वाली सर्च इंजन है। और आपने देखा होगा सामान्यतया गूगल को आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, या फिर आप बिंग का इस्तेमाल करते होंगे। तो जिस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसा ही डकडकगो है। यानी ये सर्च इंजन गूगल और बिंग या फिर अन्य सर्च इंजन की तरह काम करता है। सिंपल सी बात है। एक एक यहाँ से बात याद रखना, इसका विकास ये कब हुआ? 2008 में। और किया किसने? नाम याद रखो इनका। इनका नाम है गैब्रियल गैब्रियल वेनबर्ग ने इनका विकास किया था, ठीक है। और एक ये शब्द आया था बिंग, इसका विकास किसने किया था? ये भी एक सर्च इंजन है। आप बताओगे बिंग सर्च इंजन का विकास किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। तो हाँ, ये बातें याद रखो। डकडको क्या है? ये एक सर्च इंजन है। इसका विकास 2008 में गैब्रियल वेनबर्ग ने किया और साथ ही साथ बिंग का विकास किया माइक्रोसॉफ्ट ने। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 105 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी। 106 देखो, दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, www, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसे किसने विकसित किया था? इसे विकसित किया था टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। देखो, ध्यान दो।
मैं बात कर रहा हूँ www की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की। क्या है ये? यह एक पहला, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। विकास कब हुआ था इसका? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, तो आप बताओगे 1990 से 1990-91 में इसका विकास हुआ था। किसने किया था विकास? कौन विकास करता था? आप बताओगे टिम बर्नर्स-ली। चूँकि ये एक वेब ब्राउज़र था, लिहाजा इसका नाम आगे चल के बदल दिया गया। इसका नाम बदला गया। क्या नाम रखा गया? नेक्सस। इसका नाम फिर आगे बदल के आगे चल के नेक्सस कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखो 107। निम्नलिखित में से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा तो है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, गूगल नहीं है। ठीक है? हाँ, ये गलत हो जाएगा। ये एक सर्च इंजन है और मैं आपको लगातार सर्च इंजन के की लिस्ट बता रहा हूँ। इसको याद ज़रूर रखिएगा। सर्च इंजन, सर्च इंजन। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट याद रखना, जैसे याहू, कुछ भी पूछा जा सकता है। बिंग, हॉटबॉट, हॉटबॉट। इसके अलावा एक्साइट, एक्साइट के अलावा ऑरकुट। ठीक है? ऑरकुट। या फिर आपने नाम सुना होगा गीगा ब्लास्ट का, गीगा ब्लास्ट। और आपने नाम सुना होगा अल्टा विस्टा का, अल्टा विस्टा। ये भी एक सर्च इंजन है। वेब क्राउलर का नाम सुना है? वेब क्रॉलर बोलते हैं या फिर क्राउलर भी बोलते हैं इसको। और अभी आपने सुना था डक डक गो, डक डक गो। ये सारे के सारे, हाँ, आपके सर्च इंजन है। पूरी लिस्ट याद रखो। तो गूगल ये सर्च इंजन है, बल्कि वेब ब्राउज़र नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राउज़र को। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, ये एक यूज़र है और यूज़र क्या करना चाहता है? ये उसका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा वो नेटवर्क पर पकड़ बनाना चाहता है, जो इंटरनेट है। ठीक है? और यहीं पर एक उसको आइकन दिखता है वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम का या फिर मोज़िला फायरफॉक्स का या फिर ओपेरा मिनी का, वगैरह-वगैरह। तो यहीं पर उसको दिखता है। तो इसी के माध्यम से फिर वो इंटरनेट के, हाँ, इंटरनेट में पहुँच स्थापित करता है। अर्थात इस यूज़र के लिए इंटरनेट का प्रवेश द्वार क्या है? यही तो है ब्राउज़र। ठीक है? तो निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे कहा जाता है? आप बताओगे ब्राउज़र को। नेक्स्ट देखो 109। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? फिर से समझो। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है, तो वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को सर्च इंजन कहा जाता है। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? इसका नाम था www symbolis.com। यही था वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन। ठीक है? इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? अच्छा मुझे बताओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो प्रदर्शित होता है यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ पर। और यही है टाइटल बार, टाइटल बार। ठीक है? टाइटल बार में ये प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री, इतिहास फीचर का क्या कार्य है? इतिहास यानी हिस्ट्री फीचर का क्या कार्य है? आपके कंप्यूटर को स्पाईवेयर से बचाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। आपका ऑनलाइन अनुभव स्वस्थ बनाने के लिए कुकीज़ स्थापित करता है। ये भी गलत है। जब तक आप ऑनलाइन रहते हो, तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखता है। ध्यान रखिए, जब तक आप ऑनलाइन रहते हो, तब तक आपके जो ब्राउजिंग है, उसका हिसाब-किताब यही है हिस्ट्री। सी पार्ट सही हो जाएगा। देखी गई वेबसाइटों के व्यक्तिकरण पर्सनलाइज़ेशन की अनुमति देता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन, इसका नाम आपने सुना होगा। इसको कहा जाता है, पीडीएन मतलब पैकेट, डी का मतलब है डेटा और एन का मतलब है नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है?
दरअसल ये डेटा सेवाएं प्रदान करने वाले जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्कों के लिए एक सामान्य शब्द होता है पीडीएन। तो आपका जो यहाँ सही उत्तर होगा, पॉकेट डेटा नेटवर्क नहीं होगा, पैकेट डेटा नेटवर्क होगा। ठीक है, पीडीएन पैकेट डेटा नेटवर्क। पॉकेट भी गलत है, पैकेट डिस्चार्ज ये गलत है। नेक्स्ट देखो 114, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? टीसीपी आईपी के रूप में? ये गलत है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इनके अमेरिका सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी पार्ट, इंटरनेट की शुरुआत। आओ देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले आरपानेट का इतिहास, है ना? कुछ मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, उनमें उन ईयर्स में जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सोचो कि कौन से साल में इंटरनेट से संबंधित कौन सी घटना घटी है। दिमाग लगाओ। मैंने लिखा 1962। इस वर्ष भारत का चाइना से वॉर तो हुआ ही था, लेकिन 1962 में इंटरनेट से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? मुझे बताओ। 1967 इस वर्ष क्या हुआ था इंटरनेट से संबंधित? 1969 इस वर्ष क्या हुआ था? फिर मुझे बताओ, 1974 में क्या हुआ था? 1984 में क्या हुआ था? और 1992 में क्या हुआ था? इसके अलावा 1994 में, 1995 में क्या हुआ? और 1998 में क्या हुआ? इतने वर्ष बताओ मुझे, इंटरनेट से संबंधित कौन-कौन सी घटनाएँ घटी? सबसे पहले 1962 को देखो। हुआ क्या 1962 में? 1962 में इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था, और ये विचार दिया था प्रोफेसर जेसी लिकलाइटर ने। 1967 इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि आरपानेट को विकसित करने के लिए विकसित करने का विचार किया गया। आरपानेट क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा विकसित करने का विचार किया गया। 1969 में क्या हुआ? 1969 में हुआ ये कि जो अमेरिका रक्षा विभाग था, अमेरिका रक्षा विभाग ने आरपानेट आरपानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का विकास किया। तो अगर आपसे पूछा जाए आरपानेट का विकास कब हुआ है, आप बताओगे 1969 को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 74 में क्या हुआ? 1974 में, 1974 में हुआ ये कि आरपानेट यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो अब आरपानेट के स्थान पर इंटरनेट शब्द को गढ़ा गया पहली बार। आरपानेट के स्थान पर इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है। अब आ जाओ 1974 में, सॉरी 1984 में क्या हुआ? 1984 में हुआ ये कि जो डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का विकास किया गया। डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का इसमें विकास हुआ। 1992 1992 में क्या हुआ? 1992 में भी एक घटना घटी। हुआ ये कि इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई थी, या हम कहें इंटरनेट सोसाइटी बनी थी। ठीक है। 1994 में इसमें W3 इस शब्द से आप परिचित होंगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। W3C की स्थापना की गई। ये W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 1995 में क्या हुआ? 1995 15 अगस्त, तारीख याद रखनी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में इंटरनेट सेवा शुरू। और बीएसएनएल था इसके पीछे। अगर आपसे पूछा जाए इसके पीछे हाथ किसका था? बीएसएनएल का, विदेश संचार निगम लिमिटेड का। 1998 में क्या हुआ? 1998 में गूगल बाबा बने थे। गूगल बना था। ठीक है। हाँ, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 114 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 115, टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। हाँ ठीक है, सही है। टीसीपी आईपी में 7 परतें नहीं होती हैं, 5 परतें होती हैं। आओ देखो, टीसीपी आईपी, इसे वो बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है।
ये कहा जाता है। इसमें कितनी परतें हैं? अगर मैं आपसे ये सीधा सा सवाल पूछूं, मुझे बताओ कितनी परतें हैं? आप बताओगे इसमें 5 परतें हैं। कौन-कौन सी हैं? फिजिकल फिजिकल लेयर। इसमें कौन-कौन सी परतें हैं? फिजिकल लेयर। और कौन सी है? आप बताओगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर या फिर इसी को कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है? या फिर नेटवर्क लेयर। और एक कौन सी लेयर है? इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लेयर हैं इसकी। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी/आईपी अधिक विश्वसनीय है। हाँ, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है टीसीपी, ये भी सही है। 16 देखो, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिए, हमेशा पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट, ठीक है? हाँ। 117 इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान दें, आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। फिर से समझो, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। पैकेट होगा, पैकेज नहीं होगा, ठीक है? बी पार्ट। 118 देखो, हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग करता है। आप इसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ सकते हो। और यह विकसित किसके द्वारा किया गया था? इसका पूरा नाम याद रखो, इसे कहा जाता है गूगल हैंग आउट। हैंग आउट, अर्थात इसका विकास किया था गूगल ने। गूगल। 119 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर सफारी है, इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स है, इंटरनेट ब्राउजर क्रोम है, लेकिन पांडा नहीं है। ये गलत हो जाएगा। 120 देखो, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। नहीं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे टीसीपी/आईपी है ये। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों को मिलाकर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा, ये तो एक लैंग्वेज है। और आपसे पूछा था कौन गलत है, यही गलत है, बस हो गया। पहुंच और उपयोग के लिए इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीयकृत प्रशासन नहीं है। हाँ, ठीक है। चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या फिर नीतियों के लिए हो, सही है। अगला देखो, क्या कह रहा है? इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क है। हाँ, ये भी सही है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है। ये ए पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 120 तक थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और चलते-चलते यूपी ट्रिपल एससी में बीपीओ की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, जो आयोग द्वारा प्रस्तावित है, जनवरी या दिसंबर लास्ट तक, उसके लिए दोनों बैच आपको अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन पर, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वो बैच आपको ज्वाइन करना हो तो आप इसमें रजिस्टर करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।